हेलो बच्चों, तो ये अपना चल रहा है 12th एमपी बोर्ड का इतिहास। इसमें देखेंगे अपन अध्याय 2। पाठ का नाम क्या है? राजा, किसान, नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था। ये लगभग 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक का है काल है। इसमें हर साल 2 नंबर का और 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है। द किंग, फार्मर एंड टाउन्स, अर्ली स्टेटस स्टेटस एंड इकोनॉमिक्स के बारे में अपन पढ़ेंगे, है ना। 600 बीसी से लेके 600 सी तक। अब देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो अति लघु उत्तर प्रश्न नंबर पहला है। तो पहला प्रश्न क्या है अपना? हर्यक शिशुनाग कौन था? मतलब जो हर्यक था वो कौन था? तो नाग शिशुनाग वंश का जो हर्यक है ना, वो शिशुनाग वंश का संस्थापक तथा प्रतापी राजा था। कौन? हर्यक। उसने उत्तर हर्यक शिशुनाग अज्ञात शत्रु के उत्तराधिकारी नागदशक को पराजित करके मगध में एक नए राजवंश की नींव डाली थी। ठीक है। जिसे अपन क्या बोलते हैं? शिशुनाग वंश के नाम से जानते हैं ना। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन है? हर्यक। इसका नाम याद रखना। अगला प्रश्न है अपना, सबसे प्राचीन अभिलेख किस भाषा में लिखे गए? तो प्राकृतिक भाषा में। ध्यान रखना कितने सबसे प्राचीन अभिलेख। इसके बाद अपना अगला प्रश्न है, मौर्य वंश के इतिहास का ज्ञान देने वाले 4 मूल स्रोतों के नाम बताइए। मतलब मौर्य वंश के इतिहास में ज्ञान अपने स्रोत मिलते हैं, वे मूल सूत्रों स्रोतों के नाम क्या क्या है? तो देखते हैं। तो वे है अपने कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ठीक है। जो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का मंत्री भी था। ठीक है। मेगास्थनीज। ठीक है। मेगास्थनीज की इंडिया और मुद्रा राक्षस। ठीक है। और एक चौथा क्या है? उत्कीर्ण लेख। इनसे अपन क्या जानकारी मिलती है? मौर्य वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है। ठीक है। अगला है चाणक्य। देखो ये प्रश्न आया है 2 नंबर के लिए। चाणक्य कौटिल्य कौन था? तो चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय का राजनीतिक एवं प्रख्यात प्रध्याध्यापक, मतलब वहाँ का प्राचीन, मतलब वहाँ का अध्यापक था। वह चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री भी था। ये याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है ना। प्रधानाचार्य भी थे वहाँ के। 5वां है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन सा विदेश यात्री भारत आया? तो याद रखना, मेगास्थनीज। कौन आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में? मेगास्थनीज। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन प्रबंधन की 2 विशेषता बताइए। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था कैसी थी, ये अपने बताना है। तो पहला है, सम्राट निरंकुश होते हुए भी प्रजा को अपने पुत्र की भांति समझता था। ठीक है। और सम्राट को परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद भी होती थी। मतलब सम्राट को परामर्श भी देते थे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ना, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। अशोक चंद्रगुप्त का पोता था, यानी अशोक के चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार हुआ, बिंदुसार का पुत्र था अशोक। तो इसका नाम याद रखना। सादा प्रश्न है, अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त किन्हीं 2 लिपियों का उल्लेख कीजिए। तो एक तो ब्राइल लिपि थी, एक खरोष्ट लिपि थी। इन दोनों को याद रखना। अब देखते हैं 8वां, कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा? मतलब उसके बाद उसने युद्ध करना ही छोड़ दिया था। मतलब अच्छा जीवन बिताने लग गया था, क्योंकि उसका हृदय परिवर्तन हो गया था। कलिंग युद्ध के नरसंहार के कारण अशोक हृदय बदल गया और उसने युद्ध घोष के स्थान पर धर्म घोष की घोषणा की ना, और उसने बौद्ध धर्म को अपनाया था। ये ध्यान रखना। अशोक के धर्म की 2 विशेषता कौन कौन सी है? तो अशोक के धर्म की अहिंसा, धार्मिक सहिष्णुता, सत्य, आचार और विचार पर बहुत बल दिया। किस पर बल दिया? धार्मिक, अहिंसा, सहिष्णुता, सत्य, आचार विचार पर बहुत बल दिया। ठीक है। इसके बाद अशोक के धर्म में सत्य बोलने, दान देने तथा शुद्ध आचरण करने पर भी बल दिया गया है। ठीक है, याद रखना। अगला है, मौर्य साम्राज्य के कोई 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्रों के नाम बताइए। मतलब उस टाइम पे मौर्य साम्राज्य में कौन कौन से 5 राजनीतिक केंद्र थे, याद रखना। एक तो पाटलिपुत्र था, एक तक्षशिला था, एक कलिंग था, एक कपिसा था और एक इंद्रप्रस्थ। इनका नाम याद रखना। क्या क्या नाम है इनके? पाटलिपुत्र, तक्षशिला, कलिंग, कपिसा और इंद्रप्रस्थ। इन 5 के नाम याद रखना। ठीक है। 2022 में आया था ये क्वेश्चन। अशोक ने विदेशों में धर्म प्रचार के लिए क्या किया? ठीक है। तो धर्म प्रचार के लिए उसने अपनी पुत्र और पुत्री दोनों को भेजे थे। उनका नाम याद रखना, क्या था? महेंद्र और संघमित्रा। तो अशोक ने विदेशों में धर्म प्रचार के लिए कह रहा, अपने दोनों बच्चों को भेजा था। तो श्रीलंका में तो उसने स्वयं अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री
संघमित्रा को भेजा तथा विदेशों में लोक कल्याण के कार्य भी किए। ठीक है, तो उसने धर्म प्रचारक भेजे। ठीक है, याद रखना। तो अशोक ने कौन कौन को भेजा था श्रीलंका, किस किस को भेजा था, महेंद्र को और संघमित्रा, इन दोनों का नाम याद रखना है ना। और विदेशों में अगर प्रचारक भी भेजे उसने बहुत सारे, तो वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है जितने महेंद्र और संघमित्रा है। अगला है अशोक के दो धर्म लेखों के नाम लिखिए। तो एक तो भाभू का लेख, इसको याद रखना, और शाहबाजगढ़ी यानी पेशावर जिले में का लेख, ये याद रखना दोनों, शाहबाजगढ़ी और भाभू का भी लेख। ठीक है, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। अगला है अशोक की महानता के दो तथ्य दीजिए। मतलब अशोक की महानता के दो अपने क्या देना है, तथ्य देना है कि वो महान क्यों था। तो अशोक महान धार्मिक एवं धर्म प्रचारक था, सही बात है। वो वह विश्व शांति का अग्रदूत था। ठीक है, उसने विश्व बंधुत्व को आदर्श प्रस्तुत भी किया था। किसने, अशोक ने। उस टाइम का सबसे ये भी कहा जाता है कि ऐसा कौन सा शासक है जिसने उत्तर से पश्चिम तक उसके घोड़े ने पानी पिया था, ये अशोक ही था, याद रखना, ये पूछा जाता है। 14वां है मौर्य साम्राज्य के पतन के दो कारण बताइए। मतलब मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, ये अपन ने बताना है। तो अशोक की अहिंसा की नीति, अहिंसा मतलब एकदम सरल हो गया था वो। ठीक है, और अशोक के उत्तराधिकारियों का अयोग्यता, मतलब अशोक के बाद जितने भी राजा हुए ना वो अयोग्य थे, मतलब शासन को सही तरीके से संभाल नहीं पाए, ये भी कारण था। अब देखते हैं पुष्यमित्र शुंग सम्राट किस प्रकार बना। तो मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहदत्त था, उसकी हत्या कर दी किसने, पुष्यमित्र शुंग ने, और वहाँ का राजा बन गया, याद रखना। तो क्योंकि अशोक के बाद ऐसा कोई शासक हुआ नहीं जो महान बना हो, इस तरह टुच्चे पुच्चे थे, इसलिए मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहदत्त को किसने हराया था, उसका प्रधान सेनापति कौन था, पुष्यमित्र शुंग। सोचो, बृहदत्त की हत्या करके मगध पर क्या करा, साम्राज्य का सम्राट बन गया। अगला है 16वां पुष्यमित्र शुंग की दो उपलब्धियों को लिखी। मतलब पुष्यमित्र शुंग ने कौन कौन सी दो उपलब्धि की है, इसके बारे में अपने बताना है। तो विदर्भ पर विजय प्राप्त करने करके साम्राज्य का विस्तार किया। मतलब विदर्भ पर क्या करा, इसने विजय प्राप्त कर ली और वहाँ पर क्या करा, साम्राज्य का विस्तार किया। पुष्यमित्र ने यवनों को परास्त किया। मतलब पुष्यमित्र यवनों को भी क्या करा, परास्त किया, और मगध पर साम्राज्य की रक्षा भी की थी। इसके काल में वैदिक धर्म का क्या हुआ था, प्रचार भी हुआ था ना, उत्थान हुआ था, है ना। 17वां है कनिष्क की दो उपलब्धि लिखी। मतलब उस टाइम पीरियड में कनिष्क भी था, तो उसको भी याद रखना। कनिष्क ने कश्मीर, मगध, शक, छत्रपो, खुतन, कासगढ़ तथा यारकंद पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, कहाँ कहाँ पर करी थी उसने, कश्मीर पर, मगध पर, शक, छत्रपो, खुतन, कासगढ़ और यारकंद पर भी विजय प्राप्त की थी। कनिष्क ने देश तथा विदेशों पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी किया था। अगला है कनिष्क के दरबार के दो विद्वानों के नाम बताइए। तो एक तो अश्वघोष था और एक नागार्जुन। नागार्जुन को आइंस्टाइन बोलते हैं आधुनिक भारत का, प्राचीन भारत का, ये भी याद रखना। गुप्त काल की जानकारी के दो साधन लिखिए। तो कालिदास, मतलब साधन कहाँ कहाँ से मिले थे, कालिदास की जो विशाख दत्त है ना उससे, और भारवी द्वारा लिखित ग्रंथ। ठीक है, इनसे अपन गुप्त काल की जानकारी मिलती है। और दूसरा क्या था, प्रयाग प्रशस्ति लेख तथा महरौली का लोह स्तंभ तथा जूनागढ़ का निकट गिरनार का लेख, इससे अपन किसकी जानकारी मिलती है, गुप्त काल की जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है अपना, राजगाय का अर्थ क्या होता है। तो राजगाय का अर्थ क्या होता है, प्रारंभ में राजगाय आधुनिक बिहार में राजगीर का प्राकृतिक नाम है, और मगध की ये पहले राजधानी थी ना, राजगृह। अब देखते हैं 21वां, समुद्रगुप्त के चरित्र की दो विशेषताएं लिखी। तो समुद्रगुप्त महान विजेता तथा साम्राज्य निर्माता भी था। मतलब बहुत बड़ा साम्राज्य था इसका, समुद्रगुप्त का। ये गुप्त वंश का सबसे महान शासक भी था, याद रखना। समुद्रगुप्त एक कवि, साहित्यकार एवं संगीतज्ञ भी था, है ना। और इसके सिक्कों, मतलब संगीत प्रेमी भी था, ये भी लिख सकते हो। गुप्त काल के पतन के दो कारण लिखिए। गुप्त काल का भी पतन कैसे हुआ, तो ये भी जान लेते हैं। तो स्कंदगुप्त के बाद सिंहासन के लिए संघर्ष हुई। ठीक है, जिसमें गुप्त साम्राज्य निर्बल हो गया। मतलब गुप्त स्कंदगुप्त जो राजा था ना अंतिम, इसके बाद इस पर संघर्ष चढ़ गया, तो वो क्या हुआ, धीरे धीरे निर्बल हो गया।
सामंतों ने साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, मतलब अपना अपना राज्य क्या करा, अलग अलग कर लिया इस तरह। 23वां है समुद्रगुप्त भारतीय नेपोलियन था, यह कथन किसका है? तो समुद्रगुप्त भारतीय नेपोलियन था, यह कथन इतिहासकार स्मिथ का है। नाम याद रखना, क्या? स्मिथ। 24वां है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की दो उपलब्धियां लिखी, तो उसने अनेक राज्यों पर क्या करा, विजय प्राप्त की। चंद्रगुप्त है ना, उसने अनेक साहित्यकारों तथा विद्वानों का भी आश्रय दिया, मतलब साहित्य प्रेमी भी था। तो 25वां है ब्राई लिपि को पढ़ने सबसे पहले किसे प्राप्त हुई थी, मतलब सफलता किसने प्राप्त की थी? याद रखना, जेम्स प्रिंसेप। ये 2 नंबर में पूछा था 2024 में। अलग उत्तर देखते हैं, इसमें 4 नंबर क्वेश्चन ही पूछा जाता है। 2022 में पूछा था गुप्तकालीन ग्रामीण समुदाय की प्रमुख विशेषता की व्याख्या कीजिए, मतलब उस टाइम पे ग्रामीण सभ्यता कैसी थी। तो ग्रामीण समुदाय का जीवन सदा सरल तथा सुचितापूर्वक होती है। अपन पता है गांव में हमेशा शांति बनी रहती है। ग्रामीण समुदाय में प्रत्येक गांव का प्रमुख प्रमुख होता है, मतलब प्रत्येक गांव का प्रमुख होता है, जो ग्राम सेवक अथवा ग्राम अध्यक्ष कहलाता है। मतलब गांव में एक ना एक प्रमुख होता है, जैसे अपन प्रधान अध्यक्ष बोल दो या ग्राम अध्यक्ष बोल दो, ऐसे कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे अपने अभी इस टाइम पे अपन प्रधान बोलते हैं, प्रधान मतलब सरपंच। गांव का मुख्य व्यवसाय कृषि था। गुप्त काल में कृषि के विकास के लिए अनेक वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया गया था। चौथा है गुप्त काल में मगध को मुख्य फसल चावल थी, मतलब उस टाइम पे जो मुख्य फसल थी वो क्या थी? चावल थी। गुप्तकालीन ग्रामीण समुदाय में संयुक्त परिवार प्रथा भी थी, मतलब एक साथ रहते थे, अभी भी रहते हैं गाँव में। ग्रामीण समुदाय अनेक जातियों में बटा हुआ था, मतलब हर गांव में अलग अलग जाति होती है, और ग्रामीण समुदाय में बाल विवाह की प्रथा का प्रचलन भी था। दूसरा देख लेते हैं, ये 2022 में आया था 4 नंबर के लिए। सिक्के एक प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत है, तो विवरण दीजिए। देख लेते हैं, या फिर ऐसे पूछ सकता है प्राचीन भारतीय इतिहास जानने में सिक्कों का क्या महत्व है? कोई 3 बिंदु लिखिए। देख लेते हैं उत्तर में। यह सही है कि सिक्के एक प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत है। उदाहरण के लिए सिंधु सभ्यता की खुदाई में कई हजार मुद्रा मिली है, मतलब सिंधु सभ्यता की खुदाई होती है उसमें क्या मिला? कई हजारों मुद्रा मिली है। इन पर अक्षर तथा मुद्रा खुदी हुई है, मतलब बनी हुई है, ऐसा बनी रहती है ना मुद्रा पर। यह मुद्रा 4020 वर्ष पुरानी है, मतलब कार्बन डेटिंग से पता चल जाता है कितनी पुरानी है। इनमें हमें धार्मिक, वाणिज्य, व्यापार आदि की जानकारी मिलती है। इससे पता चलता है कि उस टाइम पे सभ्यता में लोग बाग के जो लोग बाग थे वो धार्मिक भी थे और व्यापार करते थे, है ना। भारत में कल्हण ने 12वीं शताब्दी में ही सिक्कों पर इतिहास की जानकारी का क्या करा था? प्रमुख साधन माना था, ठीक है, और उसका प्रयोग किया था। मौर्योत्तर काल में इतिहास की जानकारी सिक्कों से ही होती है। कनिष्क ने सोने के सिक्के चलाए थे। कनिष्क ने क्या चलाए थे? सोने के सिक्के चलाए थे। गुप्त काल के इतिहास की जानकारी प्रमुख साधन सिक्के ही है, उससे अपने सही जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त कुमार देवी के सिक्कों से, मतलब चंद्रगुप्त की पत्नी जो थी ना कुमार देवी, उसके सिक्कों से, है ना, इनको विक्रमादित्य भी बोलते थे, जिनके पृष्ठ पर लक्ष्य अंकित है, पता चलता है कि गुप्त वंश को मगध के सिंहासन पर अधिकार करने में लिच्छवियों को महत्वपूर्ण सहायता दी थी। मतलब चंद्रगुप्त जो मगध था ना, तो गुप्त वंश की सहायता किसने दी थी? लिच्छवियों ने ना। चंद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ भी किया था, इसका प्रमाण भी उनके सिक्कों से ही पता चलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर की विजय प्राप्त की थी, है ना। इस तथ्य की पुष्टि चंद्रगुप्त द्वितीय के चांदी के सिक्के से होती है। संविधानिक तथा प्रशासनिक और कला में इतिहास की जानकारी सिक्कों से ही अपने मिलती है, होती है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न जो 2022 में पूछा था, चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियों का विश्लेषण कीजिए। यह मौर्य साम्राज्य भारतीय इतिहास का एक प्रमुख काल क्यों कहा जाता है? यह सब पूछ सकता है। तो क्या है? पहला, चंद्रगुप्त की विजय तथा साम्राज्य विस्तार। तो पहला है पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों से मुक्त कराना, है ना, तो सबसे पहले तो इसने मुक्त करवाया था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले विदेशियों को भारत भूमि को मुक्त कराने का प्रयत्न किया, मतलब भारत से भगाने खदेड़ने की प्रक्रिया अपनाई किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। पश्चिमोत्तर भारत में यूनानी सेनानायकों का अधिकार था, उन पर आपस में संघर्ष था। चंद्रगुप्त मौर्य ने इन परिस्थितियों से लाभ उठाकर चाणक्य की सहायता से पंजाब में यूनानी थे ना, उनका क्या करा? विरुद्ध विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया।
यूनानी शासक सिंधु के उस पार तक खदेड़ दी, मतलब सिंधु नदी के उस साइड तक क्या कर दी, खदेड़ दी। और कुछ समय के उनकी सत्ता भारत से उड़ गई, मतलब कुछ समय के लिए वो चलेगा, जब तक कौन शासक था, चंद्रगुप्त मौर्य। जस्टिन ने लिखा है कि सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने गुलामी का जुआ अपने सिर से उतार फेंका। मतलब उन्होंने सोचा कि अब सिकंदर चले गया था, अब थोड़ी अपन गुलाम होंगे। फिर यूनानी शासकों को बंद कर दिया। इस स्वतंत्र संग्राम में नेता चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है। दूसरा क्या था, मगध की विजय। ठीक है। चाणक्य तथा चंद्रगुप्त ने मगध पर अधिकार, मतलब मगध की विजय, ये अपना क्या है, टॉपिक है। तो चाणक्य तथा चंद्रगुप्त ने मगध पर अधिकार करने की योजना बनाई। मुद्रा राक्षस कथा के अनुसार चाणक्य ने प्रवर्तक नामक नाम के एक शक्तिशाली राजा को अपनी ओर मिलाया। उन्होंने मिलकर मगध के राजा घनानंद को क्या करा, आक्रमण किया और उसे परास्त करके मार डाला, और मगध राज्य पर चंद्रगुप्त मौर्य का क्या हुआ, अधिकार हो गया। ठीक है। प्रवर्तक नाम का ना, ये वो है ना, उसका नाम हमेशा। इसके बाद अपना अगला है सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस को पराजित करना। सेल्यूकस सिकंदर का सेनापति था। कौन था, सेनापति। उसने 305 ईसा पूर्व में एक शक्तिशाली सेना लेकर भारत पर आक्रमण कर दिया और सिंधु नदी तक बढ़ता चला गया। चंद्रगुप्त ने सिंधु नदी के पूर्वी तट पर सेल्यूकस का सामना किया और बुरी तरह परास्त किया। किसको, सेल्यूकस को। ठीक है। और अंत में युद्ध के बाद दोनों ने संधि हो गई। ठीक है। फिर सेल्यूकस ने अपने जीते हुए क्षेत्र को चंद्रगुप्त मौर्य को वापस कर दिए और अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया। चंद्रगुप्त ने 500 हाथी सेल्यूकस को दिए, मतलब 500 से अधिक हाथी किसको दिए, सेल्यूकस को। सेल्यूकस ने अपना एक राजदूत मेगास्थनी चंद्रगुप्त के दरबार में भेज दिया। जो मेगास्थनी था, उनका नाम याद रखना, किसी ने पुस्तक लिखी थी इंडिका। वह पाटलिपुत्र में बहुत समय तक रहा। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य दक्षिण में मैसूर तक फैला हुआ था। उसके राज्य में मालवा तथा सौराष्ट्र भी सम्मिलित थे। पश्चिम से उसका राज्य हिरात, कंधार, काबुल तथा पूर्व में कामरूप और उत्तर में कश्मीर तक फैला हुआ था। इतना बड़ा साम्राज्य इससे पहले किसी भी भारतीय शासक ने स्थापित नहीं किया था, जो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। इस प्रकार चंद्रगुप्त महान विजेता तथा साम्राज्य निर्माता था। अब देखते हैं चंद्रगुप्त का शासन प्रबंध कैसा था। चंद्रगुप्त की दूसरी महान उपलब्धि उसका संगठित, मतलब संगठित क्या था, कुशल शासन प्रबंधन था। उससे पहले विश्व के इतिहास में किसी भी शासक ने इतने बड़े पैमाने पर सुव्यवस्थित कल्याणकारी शासक व्यवस्था नहीं की थी, स्थापना नहीं की थी, जो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त का उद्देश्य विजित प्रदेशों की जनता का शोषण तथा उत्पीड़न करना नहीं था। ठीक है, मतलब किसी का शोषण करना उसका विचार नहीं था। उसका साम्राज्य राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक दृष्टिकोण से प्रगतिशील था। उसके साम्राज्य स्थापना के मूल में भारतीयों की भावना थी। वह हर प्रदेश को अपना समझता था और उसके कल्याण के लिए प्रयत्नशील रहता था, मतलब हमेशा कल्याण के लिए हमेशा लगा रहता था। उसने केंद्रीय, प्रांतीय तथा स्थानीय शासन को इस प्रकार गठित किया कि शासन में शांति तथा व्यवस्था रही और धर्मशास्त्रों के अनुसार न्याय भी किया। धार्मिक सहिष्णुता। तो चंद्रगुप्त मौर्य की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि सहिष्णुता की नीति भी थी। वह सभी धर्मों को समान समझता था और सभी के विकास को उसने समान अवसर प्रदान किए, मतलब हर एक में उसने क्या करा, हेल्प करी। उसमें धार्मिक कट्टरता नहीं थी और उसके शासन में भी सभी धर्मों का क्या हुआ, विकास भी हुआ था। अशोक का धर्म क्या था, अशोक के धर्म की विशेषता बताइए, या अशोक धर्म की 3 प्रमुख विशेषता बताइए, या फिर अशोक की धर्म नीति की विवेचना कीजिए। इस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता, 2024 में पूछा था। अशोक की धर्म भावना लोक कल्याण तथा मानवता के उच्च आदर्श पर आधारित थी। विस्तार से देखते हैं। अशोक के बौद्ध धर्म के अनुयायी क्या था, अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, किंतु जिन सिद्धांतों तथा आदर्शों पर उसने देश विदेशों पर प्रचार किए वे किसी धर्म के विशेष के सिद्धांत नहीं थे। उसने संकीर्ण मतदाताओं की दूसरी ओर थोपने का प्रयत्न नहीं किया, मतलब किसी पर जबरदस्ती थोपने का प्रयास नहीं किया। उसके लेखों में कहीं चार आर सत्यों तथा अष्टांगी मार्गों का उल्लेख नहीं है। डॉक्टर भंडारकर ने लिखा है कि अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, मतलब बौद्ध धर्म का अनुयायी तो था वो, किंतु वह उदार हृदय होने के कारण दूसरे धर्मों को भी आदर करता था, मतलब दूसरे धर्मों का भी आदर करता था बौद्ध धर्म के अलावा ही। उसने जैन धर्म के अच्छे सिद्धांतों को भी अपने धर्म पर मिला लिया था। इसके बाद देखते हैं अशोक की धर्म की विशेषता। विश्व धर्म। अशोक ने ऐसे नैतिक सिद्धांतों का प्रचार किया जिन्हें प्रत्येक जाति, धर्म, देश एवं व्यक्ति अपना सकता था।
उसका धर्म वास्तव में सब धर्मों का सार था, जिसे हम क्या बोलते हैं, विश्व धर्म कहते हैं। दूसरा क्या था, आचरण की शुद्धता तथा नैतिकता पर जोर भी दिया था। अशोक ने चरित्र की शुद्धता तथा मन वचन और कर्म की पवित्रता पर अधिक जोर दिया। अशोक ने अपने लेखों में दया, दान, सत्य, शरीर एवं मन की शुद्धता पर विशेष बल दिया। इसी प्रकार उसने क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या आदि बुरी प्रवृत्तियों का दमन करने का आदेश दिया। माता, बंधु, बांधव, मित्र, साथी, गुरु, ठीक है, नौकर, दास, सभी कुछ सेवा को भक्ति उसके धर्म मूल मंत्र में थी। तीसरा है सहिष्णुता। सहिष्णुता अशोक के धर्म की मुख्य विशेषता थी। वह संसार की सभी जातियों और धर्मों का क्या करता था, समान स्थापित करना चाहता था। उसने सभी धर्मों के विकास को समान अवसर दिया। किसी भी धर्म की निंदा न करने का सुझाव दिया, मतलब कोई किसी का धर्म हो उस पर निंदा नहीं करनी चाहिए, अशोक का कथन था। ठीक है, इतना कर लेना। 3 पॉइंट ही पूछता है वो, चौथा पॉइंट पूछेगा देवर देख लो। अहिंसा। अहिंसा अशोक के धर्म की महत्वपूर्ण विशेषता थी। उसका कहना था कि जीवन में के रूप में सभी रूप पवित्र हैं। उसकी अहिंसा मनुष्य तक ही सीमित नहीं थी, पशु पक्षियों के जीवन को भी उसने पवित्र माना। उसने पशुओं के वध को भी बंद करवा दिया। ठीक है, और अहिंसा के सिद्धांतों को भी व्यक्तिगत जीवन तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि क्या करा उसने, राजनीतिक क्षेत्रों में उसका कार्य कर दिया। अब देखते हैं पांचवा, जो 2025 में आया था, मगध के एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उत्कर्ष के कारणों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, एक्सप्लेन द रीजन फॉर द राइज ऑफ मगध एज पावर स्टेट। तो देख लेते हैं। मगध के एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उत्कर्ष के कई कारण थे, जिनमें भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक संसाधन उपलब्धता, मजबूती, शासक, कुशल प्रशासक शामिल मगध के उत्कर्ष के मुख्य कारण हैं। तो कौन कौन से देख लेते हैं। भौगोलिक स्थिति, मगध गंगा नदी के मैदान में स्थित था, जो इसे उपजाऊ कृषि भूमि एवं व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग प्रदान करता है। ठीक है। दूसरा, प्राकृतिक साधन। मगध के पास लोहे और तांबे के भंडार थे, जो बेहतर उपकरण एवं हथियार बनाने के लिए आवश्यक थी। पता है हथियार बनाने के लिए लोहे की कितनी आवश्यकता होती है। मजबूत शासक। तो बिम्बिसार, राजा शत्रु, महापद्मनंद जैसे शक्तिशाली शासकों ने मगध को एक मजबूत राज्य बनाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मतलब इस टाइम पे इस पर बहुत बड़े बड़े शासक भी थे। कुशल प्रशासन। मगध में कुशल प्रशासन और कराधान प्रणाली थी, जिससे आर्थिक विकास और सैन्य शक्ति को बढ़ावा मिला। हाथियों की उपलब्धता। मगध के जंगलों में हाथियों की बहुतायत थी, मतलब बहुत सारे हाथी थी, तो ये युद्ध में बहुत हेल्प करते थे, जिनका उपयोग सेना में किया जाता था, जिससे युद्धों में मगध को एक महत्वपूर्ण लाभ मिलता था। व्यापार में वाणिज्यता। व्यापार में व्यापार और वाणिज्य का विकास हुआ, जिससे आर्थिक समृद्धि आई। सामरिक महत्व देख लेते हैं। मगध की राजधानियां, राजगृह और पाटलिपुत्र सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों पर स्थित थी, जो उन्हें शत्रुओं से सुरक्षित रखती थी। इन सभी कारणों ने मिलकर मगध को एक शक्तिशाली राज्य बनाने में मदद की और बाद में मौर्य साम्राज्य की क्या रखी, नींव बना दी। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन अपना। प्राचीन काल में राजा किस प्रकार उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेते थे, स्पष्ट कीजिए। हाउ डिड द किंग्स इन एंशियंट टाइम गेट हाई प्रेस्टीज, एक्सप्लेन करो। 2025 में आया था। तो प्राचीन काल में राजा उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए कई तरीके अपनाते थे, जिनमें कुछ प्रमुख देवताओं से संबंध स्थापित करना, स्वयं की छवि बनाने, सिक्के जारी करना, भव्य बलिदान, प्रभावशाली संरचनाओं का निर्माण करना और बड़ी सेनाओं को बनाए रखना, ये उनका कारण था। अब विस्तार में देख लेते हैं। देवी संबंध। तो राजा स्वयं को देवताओं से जोड़कर अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाते थे। उदाहरण के लिए कुषाण शासकों ने खुद को देवताओं के समान चित्रित किया और अपनी मूर्तियां बनवाई। गुप्त शासकों ने इतिहास, साहित्य एवं अभिलेखों से उपयोग से अपनी प्रतिष्ठा के कहीं बढ़ाने का प्रयत्न किया। प्रचार। तो राजा अपनी छवि वाले सिक्के जारी करते थे, जिससे उनका क्या हुआ, चेहरा और अधिकार पूरे राज्य में फैलता है, मतलब प्रचार हो जाता था। भव्य प्रदर्शन। अश्वमेध जैसे यज्ञ करके राजा अपनी शक्तियों को प्रभुत्व तथा प्रदर्शन करते थे। ये यज्ञ विस्तृत और खर्चीले होते थे, जो राजा की समृद्ध और शक्ति को दर्शाते थे। निर्माण कार्य। राजा भव्य महल, मंदिर और शिलालेख बनवाते थे, जो उनकी शक्ति, धर्मपरायण और पहुंच का दृश्य प्रतीक था। सेना शक्ति देख लेते हैं। एक बड़ी और मजबूत सेना राजा की शक्ति का प्रतीक थी।
ये न केवल उनके राज्य की रक्षा करती थी बल्कि उनके प्रभाव को विस्तार में भी क्या करती थी, मदद करती थी। अब देख ले प्रशस्तियाँ। कुछ राजा अपने प्रशंसा में प्रशस्ति लिखवाते थे जिनसे उनके गुणों और उपलब्धियों का वर्णन होता था। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्तों के पास जरूर भेजना। ये चैनल आपके भरोसे चल रहा है। जय हिंद।